मैं आलोक जी आपके पास आऊं से पहले मैं कन्हैयालाल मुंशी जी का नाम इन्होंने लिया। उत्तर प्रदेश के राज्यपाल रहे थे 52 से 57 तक। और उस समय स्टूडेंट एजिटेशन बहुत चलता था। अजीब अजीब नाम उनको दिए जाते थे। मैं दर्शकों को इसलिए बता दूं कि एक बड़े आदमी थे, लेखक के अलावा भारत में भारतीय विद्या भवन की स्थापना करने वाला व्यक्ति, क्योंकि इंस्टीट्यूशन बिल्डर थे ये सब लोग। वन महोत्सव शुरू करने वाला व्यक्ति इस देश में। बहुत आदर के साथ उनका नाम लिया जाता है। और ये सारे लोग, हो सकता है वैचारिक रूप से गांधी जी से वो हुआ, रिजाइन किया, फिर वापस आए। भारतीय विद्या भवन पूरी तरह से गांधी जी के से बातचीत करके किया। वैचारिक रूप से ये सब लोग इंडिपेंडेंट थे। लेकिन आलोक भाई साहब, मैं एक चीज जरा समझू। इस पार्लियामेंट में मॉनसून सेशन में एक चीज मुझे, मतलब जो मुझे लग रहा था कि ऐसा होगा, वैसा हुआ नहीं। बिहार की एक बहुत करारी शिकस्त के बाद विपक्ष बिखरा हुआ नजर नहीं आया। जबकि मुझे कहीं ना कहीं बीजेपी में वो जिसको कहते हैं ना पेप इन द, वो ऊर्जा नहीं थी। बीजेपी का जो बॉडी लैंग्वेज थी वो बिहार जैसी अभूतपूर्व जीत वाली नहीं थी। आ, कहीं ना कहीं खिसियाए हुए, आंख चुराते हुए। और इसके उलट जो बिहार में हार के आए थे ये विपक्षी दल जो थे, ये ज्यादा मुझे कहीं ना कहीं, जो मैं जितना समझा, कहीं ना कहीं ज्यादा उत्साही, अपनी बात को कहने वाले इस तरह से लगे थे। मैं इस पे भी एक टिप्पणी चाहूंगा। और बाकी ये जो बात हो ही रही है कि राहुल गांधी ने आज पोल्यूशन पे बोल के एक बैलेंस भी बहुत ठीक से किया कि भाई ये भी, जब अगर इस तरह के इश्यूज हैं तो हम आपके साथ हैं। आलोक आलोक भाई साहब। आनंद जी नमस्कार। आपने बिहार का एक असर पूछा, तो बिहार के असर में मैं ये कहना चाहूंगा कि दोनों के आपके मनोबल के बारे में बात करी है। सत्तारूढ़ दल का आप जिसको मनोबल कह रहे हैं, मुझे मुझे व्यास जी ने उसको अभिमान के तौर पर लिया है कि वो अपने अहंकार में डूबे रहते हैं। तो वो बाहर ही नहीं, वो संसद के अंदर भी ऐसे भाव दिखाई देते हैं। ये कोई नई बात नहीं है। और दूसरा, बिहार में विपक्ष की जो एकजुटता वाली बात है वो ये है कि पूरा ये सत्र और इससे कुछ समय पहले से, पिछले एक महीने से, वोट चोरी का मुद्दा, एक ग्रहण, ये लग तो गया है सत्ता पक्ष के ऊपर। अब सत्ता पक्ष इसकी अपनी काट ढूंढ नहीं पा रहा है। वो लोगों तक पहुंच गया। एक ही बड़ी समस्या है कि वो वोटिंग के पैटर्न में नजर क्यों नहीं आया, वो उसमें तब्दील क्यों नहीं हुआ वोटरों के रुझान में। सवाल एक यही बड़ा है। और लेकिन इसी सवाल से हमारे कुछ वो दूसरी चीजें भी समझ में आती हैं। वोट चोरी का एक मुद्दा है ना, अगर मेरे को इसके ऊपर निबंध लिखना पड़े तो मैं निबंध में क्या लिखूंगा? जैसे वो गाय जो हमारी माता है, तो उस तरीके से अगर मैं लिखना चाहूं तो मैं कहूंगा कि राजनीतिक दल हैं वो वोट चोरी करते हैं। पहले बैलेट पेपर होता था, हमारे हरि भाई वहां बैठे हैं, इनके बिल्कुल बगल में 20-30 किलोमीटर के दूर में कुछ लाठियों से घेर लिया जाता था, लोग वोट नहीं डाल पाते थे, ठप्पा लगा देते थे। तो वोट चोरी तो हम लोग यहाँ पे जो जन जन आदमी, मतलब हर आदमी देखता आ रहा है। अगर आप बागपत में बात करें तो शायद ही कोई बंदा होगा जिसको ये पता ना हो। हरिभाई भी बहुत छोटे होंगे उस समय, तब से वहां पर वोट चोरी चल रही है। दूसरे तरीके से चलती है, बस हाँ रूप बदल गया। अब ये हो सकता है अब हाईटेक हो गया, वो ब्लू, मतलब वो व्हाइट कॉलर वाले अब आ गए हैं उसको वोट चोरी करने। पहले लाठी वाले आते थे। फर्क इतना ही तो आया है। तो ये मुझे लग रहा था कि ये इतना बड़ा मुद्दा, मुझे शुरू में भी लग रहा था, मैंने एक आध जगह बोला भी था। मैंने कहा मुझे नहीं लग रहा है कि वोट चोरी का मुद्दा एक आपके सामूहिक निर्णय पर असर डालेगा और सत्ता को इससे बेदखल कर देगा। ये नहीं लगता। और जहां तक दूसरी बात है, एक और भी आता है, सम्राट चौधरी से लेकर कब हमारे ये जनसुराज पार्टी वाले ने भी बहुत उनका हंगामा किया था, बहुत नाम किया था भ्रष्टाचार को लेते हुए, बहुत सारा किया था और अच्छे से जीते। तो ये तो बिहार वही है ना जहाँ पे लालू जी भी हैं। लालू जी भी तो चुनाव जीत रहे हैं, वहां तो सबको यकीन था। लेकिन एक बात है, नेताओं के बारे में एक यकीन सबको था 2014 से पहले, नेता बड़े दुष्ट होते हैं, नेता बहुत भ्रष्टाचारी होते हैं। 2014 के बाद से ये चीज बदल गई, जब से लोगों को उलझाना चालू किया गया कि आधार में भरो, ये करो, तुम्हारी ये कमी है, वो कमी है, पैन में अपडेट करो, ये करो, बैंक से लिंक करो, फला करो। तो उससे ये हो गया कि कुल मिलाकर जनता ज्यादा कसूरवार है, नेता पक्ष काफी साफ सुथरा है, और जितने कसूरवार बचे हैं वो केवल विपक्ष में ही बचे हैं। पार्टी बदलने तो ठीक हो जाता है, कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन अगर वही तो बात है ना कि अगर आप किसी बड़े बलशाली के खेमे में चले जाते हैं तो जाहिर सी बात है, अब व्यापारियों को भी आप ले लीजिए। एक
एक जो कर होता है चौथ भी क्या बोले मतलब, लेकिन एक हाँ एक गुंडे बदमाश उनसे कुछ वो लेते रहते हैं, वसूली करते रहते हैं, एक्सटॉर्शन होता रहता है। शायद ही कोई ऐसा बंदा होगा जो मुझे लग रहा है कि जो बिना पैसा दिए बिजनेस चला पाता है। वही चीजें तो बदली है ना, पहले छोटे में होती थी, अब वो बड़े में होने लगी है। चिंता की बात यह है कि ये हो गया है इंस्टीट्यूशनलाइज, संस्थागत रूप ले चुका है। ये ज्यादा गंभीर स्थिति है लोकतंत्र के लिए। तो अब सवाल यह है कि वोट चोरी की छाया तो है, इस ग्रहण से बच नहीं पा रहे हैं, लेकिन इससे बौखला भी रहे हैं। बौखला रहे हैं इसलिए चूंकि काट नहीं मिल पा रही है। अब सवाल है कि वो काट क्या करते हैं। भारतीय जनता पार्टी का एक माने में कहूंगा कि 2014 से वो कॉर्पोरेट स्टाइल में, कॉर्पोरेट शैली में अपना कामकाज चलाती है। जहां कोई गलती समझ उसको समझ में आती है, हमारे और आपके और पैनलिस्ट जिनके समझने से नहीं होती, बुद्धिजीवियों के समझने से नहीं होती है, एक सामान्य विवेकशील व्यक्ति के समझने से नहीं होती। उनको अगर समझ में आता है कि इनके वोटिंग के इनका जो किला है वो थोड़ी सेंध लग सकती है, तो उसके करेक्शन के लिए वो तैयार है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आगे गलतियां नहीं करेंगे या कोई वो फूल प्रूफ बंदोबस्त कर लेंगे। फूल प्रूफ बंदोबस्त उन्होंने अभी तक नहीं किया। आप नोटबंदी, जीएसटी, ये तमाम तरीके की चीजें आप लेते आइए, इतने करेक्शन, इतने संशोधन इन्होंने वो कभी नहीं किया। अब सवाल ये है कि विपक्ष का एकजुट होना, विपक्ष को तो एकजुट होना पड़ेगा, क्योंकि विपक्ष के पास में केवल एक संसद वाली ऐसी जगह है जहां से उनका टेलीकास्ट सब जगह होता है, सबके भाव समझ में आते हैं। कितना विपक्ष मुद्दा उठा रहा है ये सब है। अब देखिए एक है विपक्ष अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी को एड्रेस कर रहा है और संसद में जो सत्ता पक्ष है वो अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी को एड्रेस कर रहा है। अब सवाल है कि दोनों के कॉन्स्टिट्यूंसी के बुद्धिमत्ता में थोड़ा सा एक फर्क है। एक दौर तो ऐसा था कि 80 के दशक में, अगर आपको याद आता हो, कि अमिताभ बच्चन जब एंग्री यंग मैन के तौर पे जब अवतरित हो गए थे, तो तालियां बहुत बजा करती थी उनके डायलॉग में। वो जमींदारों के खिलाफ ये बोल देंगे, वो ये करते थे, वो बड़े जोरदार जोशीले उनके डायलॉग होते थे कि कुली आप याद करिए, लावारिस याद करिए, ये सब। और उसमें एक तालियां बजाते थे। तालियां कितने लोग बजाते थे, किस तबके के लोग बजाते थे, कितनी बुद्धिमत्ता वाले लोग बजाते थे। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि पढ़े लिखे लोग नहीं बजाते थे, वो भी बजाते थे, लेकिन हल्का फुल्का मुस्कुरा के रह जाते थे। लेकिन जो सिक्के तो नहीं फेंकते थे ना। सिक्के कौन फेंकता था, कौन सा वर्ग फेंकता था। तो सवाल है कि हर व्यक्ति अपने को, अमिताभ ने भी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी को एड्रेस किया, हमेशा उन्हीं को एड्रेस किया। आज भी ये सत्ता जो पक्ष है ये भी हमेशा अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी को एड्रेस करता है। चाहे वो संसद के अंदर भाषण दे, चाहे वो किसी रैली में भाषण दे, वो हमेशा अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी को एड्रेस करते हैं। वो उन्होंने अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी को एड्रेस कर दिया। वो ये नहीं समझते कि सत्ता पक्ष का मतलब ये है कि उनके सर्वोच्च नेता उसकी सफाई देते फिरे। ये नहीं, उनको इस चीज के कायल ही नहीं है। व्यास साहब की बात से मैं सहमत हूँ कि जो इसीलिए चाहे वो संसद हो या गुजरात विधानसभा भी हो, तो उनके कार्यकाल हमेशा सिमटते चले गए, कभी ज्यादा नहीं रह गए। वो इसीलिए ज्यादा नहीं रह गए क्योंकि इनको अपने बोलने से था। अब दूसरी बात, एक सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है कि अगर आप याद करें कि जब भी संसद में व्यवधान होता है, उस समय आप याद करिए कितने महत्वपूर्ण कानून ये पास करा लेते हैं। तो जो बिजनेस एक्टिविटीज होती है गवर्नमेंट के, जो बिजनेस के जो बिल्स आते हैं, वो सारे बिल्स तो पास हो जाते हैं इनके। तो इनको दिक्कत कहाँ आती, तो इनको तो इनके पास इतना बहुमत है कि वो पास करा ले, तो इनका तो काम पूरा हो गया। विपक्ष को थोड़ी सी संतुष्टि मिल जाती है, तो लेकिन उसमें वो कैमरा जिस तरीके से चलता है, जितनी देर चलता है, वो उसके आधार पर मुझे लगता है कि अब एक चीज और है। हम ये कहते हैं कि संसद का सत्र थोड़ा सा बर्बाद हो रहा है। मेरा मानना है कि लोकसभा टीवी से मेरी बड़ी एक निवेदन है कि वो किसी तरीके से वो पूरी संसद के कैमरे की पूरी एक लगातार वो दिखाते रहे, कितनी सीट खाली है, तो ये भी तो पता चले। विपक्ष वाला व्यवधान दे रहा है या सत्ता पक्ष वाला व्यवधान दे रहा है, कितने लोग उपस्थित हैं, ये भी बहुत जरूरी है। आमतौर पर होता है ना कि किसी कंपनी में जब डायरेक्टर और एमडी आ रहा होता है, तो सारे के सारे लोग मौजूद होते हैं, उनके निकलते ही बहुत सारे लोग निकल जाते हैं। क्या कहीं ऐसा नजारा तो नहीं है, मुझे ये भी आशंका है। तो ये जरूरी है कि कैमरे का हो। और जहां तक अमित शाह साहब की आपकी बात है, तो मुझे नहीं लगता कि, मुझे तो इस बात पे शर्म आती है कि देश में अगर एम्स जैसे संस्थान यहाँ पे हैं, हमारे गृह मंत्री को सर्वोच्च मेडिकल अगर ट्रीटमेंट नहीं मिल पा रहा है, तो मुझे इसके लिए बहुत ही बड़ा अफसोस की बात है कि
इतने बड़े एम्स जैसे लोग भी नहीं दे पा रहे हैं, मतलब उन तक भी नहीं, अगर गृह मंत्री तक भी वो अगर अपनी उच्चतम स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं दे पा रहे हैं, कोई प्राइवेट में भी ऐसे हमारे बहुत बड़े बड़े नाम हैं दिल्ली एनसीआर में, तो कम से कम उनको तो देना चाहिए, ये बहुत जरूरी है। देखिए कुल मिला के चाहे जैसे भी हो, है तो गृह मंत्री।